नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आज हम पढ़ेंगे एस्लिप के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार चेक कर लेना। उसमें आपसे संबंधित, आपके कोर्स से संबंधित बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, एस्लिप के बारे में पढ़ने से पहले हम इसका पूरा नाम जान लेते हैं। तो एस्लिप का पूरा नाम है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और इसकी स्थापना 1924 ब्रिटेन में हुई थी। लेकिन इसके पहले नाम ये नहीं था, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। पहले ये नाम नहीं था, पहले नाम था इसका एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड बोर्ड, ऐसा कुछ था, लाइब्रेरी बोर्ड। तो इसको आप देख लेना, पुराना नाम इसका था। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ शायद। 1 मिनट। हाँ दोस्तों, इसका नाम था एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड। तो ये इसका पुराना नाम था ब्रिटेन में। फिर इसके बाद में 1984 में इसका नाम चेंज करके एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रख दिया गया है। और आजकल आप कहीं पे भी देखेंगे तो इसका नाम एस्लिप ही आपको मिलेगा। तो उद्योग एवं विशिष्ट पुस्तकालय का जो संघ है ब्रिटेन के लिए, यह उसका एक प्रमुख संघ है। इसको संघों का संघ भी कहा जाता है। अब हम अगर इसके उद्देश्य देखें तो जो उद्योग क्षेत्र होते हैं उनमें जो वितरण होता है पुस्तकों का, उनके लिए ये सूचना सेवा का कार्य करता है और उसकी व्यवस्था करता है। फिर जो प्रलेखन क्षेत्र होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन और जो भी अनुसंधान वगैरह का जो आयोजन होता है, उनमें ये टोटल मिला के प्रोत्साहन करता है। प्रोत्साहन कैसे? अवार्ड दे दिया, छात्रवृत्ति दे दी, किसी भी तरह से उनको अनुदान दे दिया। तो इस हिसाब से ये प्रोत्साहन करता है। फिर ब्रिटिश संगठन होने के बाद भी, क्योंकि ये ब्रिटिश का राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन इसके बाद भी ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। तो ये इसके उद्देश्य है। अब इसका हम संगठन देख लेते हैं। तो इसके जो संगठन में अभी जो सदस्य संख्या है वो लगभग 3000 है, और इसमें जो 20% सदस्य हैं वो 70 देशों के, अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब इसके जो भी विभाग हैं, हम विभागों का बंटवारा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला विभाग है एस्लिप माइक्रोफिल्म सेवा। ये 1942 में स्थापित किया गया था, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका हुआ, चीन हुआ, इनको क्या साहित्य उपलब्ध कराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बुक तो ज़्यादा स्थान घेरती। इसलिए इन्होंने माइक्रोफिल्म में बुक को कन्वर्ट किया और वहाँ तक आसानी से भेज सके। फिर इसका दूसरा विभाग है रिसर्च एसोसिएशन स्कीम। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। जितने भी अनुसंधान होते हैं उनको बढ़ावा देने का कार्य उस विभाग द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आता है ऑफिस फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट क्या था कि पहले 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम का एक डिपार्टमेंट था, उसको 1965 में इन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड साइंस के अधीन ऑफिस फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पुस्तकालय इंफॉर्मेशन की स्थापना की। अब इसकी स्थापना उसके अधीन क्यों की? क्योंकि देश का जो मतलब ब्रिटेन में जो राष्ट्रीय कल्याण और विकास के जो कार्य हैं, उन्होंने सोचा कि इसके लिए एक अलग से एजेंसी होनी चाहिए। अब एक अलग से एजेंसी होगी तो वो ज़्यादा व्यापक तरीके से इस पर ध्यान दे सकेगी। फिर इसी के बाद में जो सबसे ज़्यादा अनुदान मिलता है उनको इसी एजेंसी के थ्रू मिलता है, जिससे ये अपने सारे कार्य कर सकते हैं। अब इस एजेंसी ने पुस्तकालय के अलावा भी अन्य क्षेत्र को, मतलब ये हाल फिलहाल में सभी क्षेत्रों में सुलभ ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए एक उत्कृष्ट एजेंसी बन चुकी है। इसके बाद में हम देखते हैं रेफरल विभाग। रेफरल विभाग में क्या होता है? तो रेफरल विभाग में क्या डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। कैसे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं? जो भी हमारी किताबें हैं उन किताबों की फ़ोटोकॉपी होती है, माइक्रोफिल्म सेवा होती है, विशिष्ट सार मतलब जो भी उनकी समरी होती है वो लिखी जाती है। कॉमनवेल्थ देश। कॉमनवेल्थ देश क्या होते हैं? कॉमनवेल्थ देश वो देश होते हैं जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के गुलाम रहे या ब्रिटेन के ओवरसीज टेरिटरी के अंडर रहे हैं वो देश।
तो उनके जो भी साहित्य है, वैज्ञानिक लेख है, उनकी सबकी सूची तैयार करना, ये सारा काम कौन करता है? रेफरल विभाग करता है। अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग क्या करता है? जो रूसी एवं अन्य यूरोपीय साहित्य है जिनको पेटेंट मिला हुआ है, उनका विभाग एस्लिप मतलब उनका अनुवाद एस्लिप विभाग ही करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी पुस्तकों का भी अनुवाद यही विभाग करता है। ये एमसीक्यू है, बहुत शानदार के रूसी साहित्य एवं अन्य यूरोपीय साहित्यों का अनुवाद कौन आमतौर पर कौन करता है? तो वो करता है एस्लिप। फिर इसमें आता है उत्तर विभाग। तो जो भी हमको डाउट होता है, जैसे कि हम नेट पे कुछ ढूंढते हैं नहीं मिला और कहीं पे ढूंढा नहीं मिला, जब उसको शब्दों ढूंढा नहीं मिला तो हम एस्लिप को पत्र लिख के उसकी जानकारी मांग सकते हैं। तो एस्लिप है ना 40,000 उत्तर प्रत्येक साल इन पत्रों के माध्यम से सभी लोगों को प्रोवाइड करता है। अब अगर हम देखें तो इसमें प्रशिक्षण, तो एस्लिप है ना खुद का कोई प्रशिक्षण नहीं देता है, मतलब खुद का कोई कॉलेज वगैरह नहीं है कि एस्लिप पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित कोई कोर्स चलाता हो या कोई सिस्टम हो या उसके लिए किसी को शिक्षा देता हो। लेकिन एस्लिप जितने भी प्रशिक्षु होते हैं, मतलब जितने भी टीचर्स होते हैं और जितने भी छात्र होते हैं, उनके लिए एक शॉर्ट टर्म में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, मतलब देखा जाए तो अल्पकालीन प्रशिक्षण देता है। फिर इसमें अध्ययन दल होता है। अध्ययन दल का काम होता है इसकी सारी चीज़ों का अध्ययन करना, लेकिन इसे भी है ना मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? जैसे कि प्राविधिक अनुदान, तो जितने भी बुक होते हैं उनका जो भी विधि, जिस भी विधि के द्वारा निर्धारित विधि के द्वारा अनुवाद किया जाता है। पंजीकरण, तो जितनी भी बुक्स है, जितने भी सदस्य हैं, सभी का पंजीकरण किया जाता है। फिर आते हैं समन्वयक, उत्क्रमणी क्षेत्रों का अध्ययन, तो ये जो भी ऐसे क्षेत्र होते हैं उत्क्रमणी टाइप के, उत्क्रमणी मतलब रिवर्सिबल, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, ऐसे मुद्दे होते हैं जो घूमते रहते हैं। तो वो जो क्षेत्र है उनका भी अध्ययन करके उनका भी सुझाव देना, जो उत्क्रमणी टाइप के जो क्षेत्र हैं उनका अध्ययन। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको न्यूज़पेपर के PDF, वीडियो के नोटिफिकेशन और नोवेल्स और MCQ वगैरह आपको सभी चीज़ इसमें मिल जाएगी। और दोस्तों ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप अगर मुझसे किसी भी प्रकार से संपर्क करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए या ईमेल कीजिए, मैं आपके कमेंट्स और ईमेल का जवाब दूंगा। अब अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार में देखें तो इसके कार्यक्रम देख लेते हैं। तो इसका कार्यक्रम, इसकी जो असली जो स्थापना हुई थी, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसके द्वारा तय किया गया था? जो भी धातु शोधन के जो भी उद्योग थे, धातु शोधन के जो भी उद्योग थे जिनमें उनका क्या सर्वाधिक योगदान रहा। अब उनका सर्वाधिक योगदान कैसा रहा कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी क्या वॉइस की प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने इसको पॉज किया था। तो हम इसके कार्यक्रम देख रहे थे। तो इसके जो कार्यक्रम है वो मुख्यतः धातु शोधन उद्योगों पर डिपेंड था और उनका ही सर्वाधिक योगदान था इस उद्योग, मतलब इस संगठन के निर्माण में। और वो कैसे था? क्योंकि उस टाइम पे था द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी गोला बारूद की, और गोला बारूद में धातुओं का बहुत अहम योगदान होता है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए जितना हो सका उनके ग्रंथों की आवश्यकता हुई, ग्रंथों की आवश्यकता के लिए लाइब्रेरी की आवश्यकता हुई, लाइब्रेरी के लिए संगठन की आवश्यकता हुई। अब उद्योग तथा व्यापारी तथा कला, विज्ञान और विज्ञान के स्रोत सूचना को व्यवस्थित करना और इनका उपयोग करना इसका मुख्य लक्ष्य रहा। लेकिन 1948 में इसने परिवर्तन कर दिया। पहले तो ये सब मतलब जो भी लक्ष्य प्राप्त करने थे उनकी तरफ ये अग्रसर रहा, लेकिन 1948 में इन्होंने परिवर्तन करके जो भी लाइब्रेरी के विकास वगैरह में योगदान देने के लिए जो भी अहम भूमिका होती है वो निभाना स्टार्ट कर दिया। फिर 1927 में ब्रिटिश सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी को इन्होंने क्या करा, एस्लिप में मिला दिया। अब एस्लिप में मिला दिया तो एस्लिप और पहले की तुलना में ज़्यादा बड़ा हो गया और इसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ा। कार्यक्षेत्र बढ़ा तो जिम्मेदारी बढ़ी तो लोग भी बढ़े। इस हिसाब से एस्लिप का जो आकार था वो बढ़ गया सब।
तो जो विभाग मिलाया, कौन सा विभाग मिलाया? ब्रिटिश सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी विभाग मिलाया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम पे इसके अध्यक्ष A.S. पोलार्ड, S.C. ब्रैडफोर्ड और A.S. डेल इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे। फिर 1928 में अगर हम देखें तो अश्लील नहीं है, ये अश्लील की जगह विकासशील है। तो 1928 में इन्होंने विकासशील नाम से एक डायरेक्टरी, जो भी विकासशील कंट्रीज थे उनके लिए एक डायरेक्टरी का प्रकाशन हुआ। सॉरी, ये विकासशील भी नहीं है, ये थोड़ा सा गलत है। इन्होंने एक डायरेक्टरी का प्रकाशन किया जो टोटल मिला के वर्गीकरण डायरेक्टरी थी। तो थोड़ी सी स्लाइड में गलती हो जाती है दोस्तों, तो इसको देख लेना। तो 1928 में एक वर्गीकरण के लिए एक डायरेक्टरी इन्होंने तैयार की, उसका प्रकाशन किया, जो रेफरल विभाग तथा इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ। उसमें क्या वर्गीकरण और ये सारे काम होते थे ना, तो वो काम ये जो डिपार्टमेंट थे इनमें बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुए। इसके बाद में हम इसके प्रकाशन देख लेते हैं। तो एस्लिप प्रोसीडिंग बुक जो है ये मासिक पत्रिका है। एस्लिप बुक लिस्ट ये भी मासिक पत्रिका है। जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यह त्रैमासिक पत्रिका है। एस्लिप हैंडबुक ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन वर्क यह मासिक पत्रिका है। इंडेक्स टू दिस, इसको देख लेना, थोड़ा लिखने में गड़बड़ी थी लेकिन मुझे ऐसा ठीक लगा तो मैंने लिख दिया। इंडेक्स टू दिस एक्सेप्टेड फॉर हायर डिग्रीज यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, ये वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए मासिक पत्रिका थी। और एक डायरेक्टरी इन्होंने लॉन्च की थी, वो डायरेक्टरी थी डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस इन द यूनाइटेड किंगडम, एडिटेड बाय, इसको एडिट किया था एलन एम कैंडिड ने। और जो इसका जो 6 एडिशन था, मतलब 6वां प्रकाशन, ये 1990 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये थी एस्लिप की जानकारी। आई होप आपको ठीक लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।